हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई है कि जो अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट रिसेंटली ही रिलीज हुई है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है। चार ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट हैं: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, गूगल, लिंक्डइन या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। तो अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये रिपोर्ट आपकी लिंक्डइन द्वारा रिलीज की गई है। तो जनरली इस तरीके की जितनी भी रिपोर्ट्स रहती हैं, ठीक है जी, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होता है या जो उनकी की फाइंडिंग्स होती हैं, वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहती ही हैं, बट साथ के साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी आप ये की फाइंडिंग्स यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। तो वापस आते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर, जहां पर पाया गया है कि 9 in 10 approximately 89% of the women were negatively impacted by the coronavirus pandemic and about 85%, मतलब 5 में से 4 महिलाएं जो कि काम कर रही हैं वो ये बिलीव करती हैं इंडिया में कि उन्होंने काफी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं, रेज मिस कर दी हैं, प्रमोशन मिस कर दी हैं, वर्क ऑफर्स मिस किए हैं बिकॉज ऑफ देयर जेंडर्स। और ये जो एवरेज है ये स्टैंड करती है अराउंड 60% इन एशिया पैसिफिक रीजन। और जो ज्यादातर महिलाएं इंडिया में है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि एक जेंडर का इंपैक्ट रहा है उनके करियर डेवलपमेंट में, अगर उसे एशिया पैसिफिक रीजन के साथ कंपेयर किया जाए। तो बेसिकली क्या चैलेंजेस बताए गए इस रिपोर्ट में कि पहली बात लैक ऑफ टाइम रह जाता है, परिवार का ध्यान नहीं रख पाती हैं महिलाएं, ठीक है जी। एक जेंडर एक बैरियर की तरह यहाँ काम करता है उन्हें अपॉर्चुनिटीज अटेन करने में। गाइडेंस की बहुत कमी है, ठीक है जी, कि अगर वो कहीं शिफ्ट करना चाहती हैं या उन्हें अपने वर्क एटमॉस्फेयर में कुछ गाइडेंस चाहिए या अपने वर्किंग कल्चर में कुछ गाइडेंस चाहिए, अपने काम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो वो प्रोवाइड नहीं की जाती। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये बेसिक सा डेटा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है ये गवर्न की जाती है बाय द प्रोविजंस जो कि आपके सेक्शन 29A में मौजूद हैं ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। सेकंड में कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को एलिजिबल होना है अगर एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो उन्हें सिक्योर करने पड़ेंगे एटलीस्ट 10% ऑफ द वैलिड वोट्स जो कि पोल किए जाएंगे इन एनी 4 स्टेट और मोर स्टेट्स एट द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली ही इससे रिलेटेड आपकी कुछ इलेक्शन कमीशन ने नई नोटिफिकेशन निकाली है, तो उसी के बेसिस पर हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में जो बात हो रही है किसी भी पार्टी के लिए फॉर अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो उन्हें सिक्योर करने हैं एटलीस्ट 10% का क्राइटेरिया नहीं है जी, यहां पर आपका 6% का क्राइटेरिया है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखें तो रिसेंटली ही इलेक्शन कमीशन ने रिड्यूस कर दिया है जो एक पब्लिक नोटिस पीरियड का समय दिया जाता था नई पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि रजिस्ट्रेशन सीक कर रही हैं, फ्रॉम 30 days to 7 days ड्यू टू द डिलेज कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। तो बेसिकली जो रिलैक्सेशन है जो कि इस नोटिस में इशू की गई है वो बेसिकली आपकी कब तक लागू रहेगी, टिल द लास्ट डेट्स ऑफ द नॉमिनेशन फॉर असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल, जहां पे आपके रिसेंटली इलेक्शंस आने वाले हैं, दैट इज March 19 एंड April 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो गाइडलाइंस के आधार पर देखा जाए जो एप्लीकेंट्स रहते हैं दे आर सपोज टू पब्लिश द प्रपोज्ड नेम ऑफ देयर पार्टी। किस चीज में प्रपोज करेंगे? टू नेशनल एंड लोकल डेली न्यूज़पेपर्स। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ईच ऑन 2 days कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आ सकती है विद इन द 30 days। तो अब इतनी बात कर ही ली है हमने, तो हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हम एक बार कवर कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि पहली बात तो जो इसका पूरा फंडा है ये आपका गवर्न किया जाता है बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। और हम एक कोशिश करेंगे, कमेंट्स में भी आया था कि ये वाला पर्टिकुलर एक्ट आप कवर कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे 2 मिनट सीरीज में आपका ये टॉपिक कवर किया जाए, ठीक है जी। तो कोई भी पार्टी जो सीक कर रही है रजिस्ट्रेशन अंडर द सेट सेक्शन जो कि ऊपर मेंशन्ड है विद द इलेक्शन कमीशन, उन्हें सबमिट करनी है एक एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन द सेट पीरियड फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन एज पर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड।
बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है अंडर आर्टिकल 324। तो ये आपके लिए दोबारा से रिवीजन होगा कि आर्टिकल 324 आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है जी। एंड सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी को, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो पहली पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6% का जो क्राइटेरिया रखा गया है। इन एडिशन इट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, ठीक है जी। साथ के साथ इट विंस एटलीस्ट 2% सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, आपका हाउस ऑफ द पीपल क्या होता है, लोकसभा, ठीक है जी। दैट इज 11 सीट्स इन द एग्जिस्टिंग हाउस, क्योंकि अभी आपके 543 मेंबर्स हैं तो उसका आपका 2% कितना हुआ, 11 सीट्स, ठीक है जी। एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो ये बेसिक सी कंडीशंस रखी गई हैं। अब आपकी जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी पार्टी को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली बात, जो 6% का क्राइटेरिया वहां रखा गया था, सेम उसी तरीके से रखा गया है। In the state at the general election either to the House of the People or to the Legislative Assembly of the state concerned. In addition, it wins at least 2 seats. अब यहाँ फर्क है, यहाँ आपकी 4 सीट्स की बात हो रही है, यहाँ आपकी 2 सीट्स की बात हो रही है, ठीक है जी। In the Legislative Assembly of the state concerned, it wins at least 3% of the total number of the seats. जो यहाँ पर आपकी 2% की बात हो रही थी, अब यहाँ पर आपका 3% हो गया है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली। जिसका भी नंबर ज्यादा होगा वही क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस भी है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर डिफरेंस पूछा जा रहा है कि किसी भी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया डिक्लेयर करने में और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करने में क्या डिफरेंस है, तो वहां के लिए भी आपका डेटा यहाँ प्रोवाइडेड है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, सॉरी, ठीक है जी। यहां पर बात हो रही है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कोई भी अप्रोच कर सकता है ओम्बुड्समैन को विद द कंप्लेंट ओनली इफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस जो कि क्लेम किए जा रहे हैं इज नॉट अबव ₹30 लाख। सेकंड में कह रहे हैं अगर कोई सेटलमेंट बाय द रिकमेंडेशन काम नहीं करती है तो वहां पर जो ओम्बुड्समैन होगा वो पास करेगा अवार्ड विद इन द 3 मंथ्स ऑफ रिसीविंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो कि कंप्लेनेंट के द्वारा दी जाएंगी एंड विच विल बी बाइंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। तो रिसेंटली ही आपके इस इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से रिलेटेड कुछ रूल्स नए लाए गए हैं, ठीक है जी, कुछ चेंजेस किए गए हैं सरकार द्वारा, तो उसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड 4 कोड्स यहाँ मेंशन है। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो जनरली अगर हम बात करें इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है क्या, तो बेसिकली ये एक तरीके की स्कीम है जो कि भारत की सरकार द्वारा निकाली गई है ताकि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स रहते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स रहते हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स है, उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो उन्हें सेटल किया जा सके जुडिशियल सिस्टम के बाहर ही, ठीक है जी, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इम्पार्शियल वे से, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने हमारे इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन हैं इंडिया में। तो नए रूल्स के आधार पर देखा जाए तो बेसिकली जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं वो भी कवर होंगे आपके इन रूल्स में, ठीक है जी। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अब ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया जा रहा है। फिर जो आपका स्कोप ऑफ द कंप्लेंट्स है वो भी बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, और जो ओम्बुड्समैन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज कर सकता है हियरिंग्स के लिए, ठीक है जी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। साथ के साथ अगर कोई भी व्यक्ति जिसका कोई ग्रीवेंस रहता है जो कि वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है और वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर सेटल हो जाए, तो वो आपके रिटर्न में कंप्लेंट लिखते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को। बाकी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। यहां बात हो रही है शिकायतकार कमेटी के बारे में। आई होप प्रोनाउंसिएशन यहां सही हो। तो ये पूछ रहे हैं किस चीज से रिलेटेड है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं, इसरो फ्रेमअप केस, आर्मी पे स्केल्स, रिस्ट्रक्चरिंग रेलवेज या फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दोबारा से आपके लिए यहाँ रखा गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस भी आई हैं जो सरकार ने एक्सेप्ट की हैं। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है आपकी ये कमेटी। तो रिसेंटली ही सरकार ने एक्सेप्ट की हैं और इंप्लीमेंट की हैं 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो कि आपकी इस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है, जो कि आपकी अंडर द चेयरमैनशिप है ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल BD शिकायतकर,
ठीक है जी, रिलेटेड टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या क्या बेसिकली रिकमेंडेशंस रखी गई हैं? पहली बात तो आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है उसको स्पीड अप किया जाए, ठीक है जी, आउटसोर्स किया जाए रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ज्यादातर काम जो ये रहता है आपका कंस्ट्रक्शन का रोड्स का, ये आपका बीआरओ द्वारा ही देखा जाता है, डिफेंस रिलेटेड, ठीक है जी। साथ के साथ ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो आपका ईपीसी मोड है उसे अडॉप्ट किया जाए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़, ठीक है जी। फिर डेलीगेटिंग एनहांस्ड प्रोक्योरमेंट पावर्स फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़ टू बीआरओ फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ के साथ जितनी भी आपकी लैंड एक्विजिशन या जितनी भी आपकी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस रहती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो उसे अब पार्ट बना दिया गया है जो आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती है उसके अप्रूवल का भी, ठीक है जी। और जैसे जो अडॉप्शन की जा रही है ईपीसी मोड की, तो यहां पर ये मैंडेटरी रख दिया गया है कि जो वर्क होगा वो तभी दिया जाएगा ओनली व्हेन द 90% ऑफ द स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो ये बेसिक सी रिकमेंडेशंस हैं जो कि सरकार ने मान ली हैं और इंप्लीमेंट की जा रही हैं। उसके अलावा और कौन कौन से रिफॉर्म सजेस्ट किए गए थे कि जो इंडिया का डिफेंस बजट है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3% ऑफ द जीडीपी, ताकि जो हमारे फ्यूचर पॉसिबल थ्रेट्स हैं दोनों ही तरफ से, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उनसे डील किया जा सके। एक ज्वाइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है ताकि जो आपके मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जा सके। फिर जो आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है पुणे में उसे कन्वर्ट किया जा सके टू अ ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। तो ये बेसिक से आपके बाकी रिफॉर्म्स हैं जो कि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे सिंपल सी चीज पूछी जा रही है कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो किसके अंडर आती है। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, क्या ये ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कीजिए। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कि ये आपका ह्यूमन राइट है। तो रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिटीजन का राइट है, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एक ह्यूमन राइट है और स्टेट इसे नहीं ले सकता, जो पोजेशन नहीं कर सकता विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रही यहां पर कोर्ट की, जो कोर्ट द्वारा रखी गई कि स्टेट किसी भी इस तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन की, एंड देन क्लेम ओनरशिप ऑफ द लैंड इन द नेम ऑफ एडवर्स पोजेशन, ठीक है जी। ग्रैबिंग प्राइवेट लैंड एंड देन क्लेमिंग इट एट्स इज ओन मेक्स द स्टेट एन एनक्रोचर, ठीक है जी। अगर किसी की जमीन पर जा रहे हैं और उसे वहां पर ले ली जा रही है तो वो उसे नहीं कर सकते, ठीक है जी। इन अ वेलफेयर स्टेट जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका ह्यूमन राइट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। साथ के साथ अगर कोई भी वेलफेयर स्टेट है उसे परमिशन नहीं रखी गई है टू टेक प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन विच अलाउज द ट्रेसपासर, जो भी पर्सन इसमें गिल्टी होगा, और इवन अ क्राइम टू गेन लीगल टाइटल ओवर सच प्रॉपर्टी फॉर ओवर 12 years। और इसमें स्टेट कैनॉट बी परमिटेड कि वो परफेक्ट कर सकता है इसका टाइटल ओवर द लैंड बाय इन्वोकिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन टू ग्रैब द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजंस। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये केस हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जहां पर अराउंड 4 acres ऑफ लैंड ये एक व्यक्ति से ले ली गई थी। वहां हिमाचल प्रदेश का आपका एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उस व्यक्ति से ले ली गई थी ताकि एक रोड बनाना है वहां पर। ये आपका इंसिडेंट हुआ था 1967 में, ठीक है जी। तो 52 years लेटर भी स्टेट ने जो कॉम्पनसेशन वहां देना चाहिए था वो नहीं दिया। तो जो भी इसमें अपीलेंट थे वो उस दौरान अपने अनअवेयर थे बिल्कुल ही कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके एंटाइटलमेंट है लॉ में, ठीक है जी। तो उस दौरान वो नहीं कर पाए, कुछ भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाए। बट जब एक पिटीशन आपकी हाई कोर्ट द्वारा टर्न डाउन कर दी गई थी तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे सिंपल से 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने ही बहुत अच्छे से परफॉर्म किया हो। मेरी तो खुशी ही यही रहेगी कि आपने 5 out of 5 स्कोर किया हो। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली अपने डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है वो आप और बेहतर बना सकें, ताकि जो आपकी रिटेनिंग पावर है आप उसको और बेहतर बना सकें यहाँ पर, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।